सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम के आगाज़ में स्टॉक मार्केट की सूरत-ए-हाल से आपको आगाह करते हैं, जहां 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। खासी मुस्बत पेशरफ्त आज मार्केट में नजर आई और इसी की बदौलत आज मार्केट में 79,000 का इंडेक्स भी अबूर कर लिया गया। 79,000 की सतह को अबूर किया गया है। तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन में शायद ये इंडेक्स 80,000 से भी ऊपर एक बार फिर जा सकता है, जिसको चंद हफ्तों पहले अपने ऑल टाइम हाई पर भी देखा जा रहा था। लेकिन ये जो रिकवरी हुई है मार्केट में, थोड़ी करेक्शन हुई है, इसकी वजूहात आखिर हैं क्या और कितनी स्टेबल है इस वक्त मार्केट, हम बात करेंगे। जफर मोती साहब कैपिटल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये कभी हम मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं, कभी हम इंडेक्स को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, ये इस वक्त एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप समझते हैं मार्केट में आ चुकी है, 79,000 से आगे ग्रो करेगी? जी बिल्कुल आ चुकी है। लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है मॉनेटरी पॉलिसी से। 12 तारीख को जो आएगी, 12 सितंबर को शाम को, तो वो जो है तो बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 9% अगर इन्फ्लेशन हो गई है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, या 7% हो गई है, 9% हो गई, सिंगल डिजिट में आ गई है, तो ये 200 बेसिस पॉइंट कम करेंगे। तो कंजर्वेटिव है, कह रहे हैं जो IMF के साथ डील चल रही है उसमें जो है जो सख्तियाँ और जो ये डिमांड कर रहे हैं कोई वो ना करे, इंटरेस्ट रेट कम करे, लेकिन इतना ना, तो 100 बेसिस पॉइंट। मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इन्फ्लेशन नीचे आई है, जो मैं बिल्कुल यकीन मुझे नहीं है, तो 150 बेसिस पॉइंट तक गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती है को, क्योंकि अब जो इस हाई इंटरेस्ट रेट पर इंडस्ट्री को चलना और पिछले 2 सालों से चलना बड़ी मुश्किल से चली हैं। लेकिन यही हाई इंटरेस्ट रेट रहा, यही मॉनेटरी पॉलिसी रही, तो फिर इंडस्ट्रियाँ खबरें आ रही हैं कि फैसलाबाद की इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। जिन्होंने भी हैवी बोरोइंग की है वो बड़ा परेशान है और वो उनको भी अपने लोन्स को क्लियर करना है, और वो परेशानियों में जो बैंकरप्सी की आवाज़ें थी वो दोबारा आ रही हैं। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कम होते हुए देखकर भी इंटरेस्ट रेट तो कम करना ही पड़ेगा। तो इस वक्त गुंजाइश है कितनी जफर साहब? ये अगर मैक्सिमम 200 बेसिस पॉइंट्स को भी गवर्नमेंट कम कर देती है, तब भी इंटरेस्ट रेट हायर साइड पर ही रहेगा, 17 साढ़े 17 पर मौजूद रहेगा। और इस वक्त महंगाई तो सिंगल डिजिट में आ चुकी है, उसके मुताबिक तो ये कोई 12-13 के आसपास इस वक्त होना चाहिए। इन्फ्लेशन नहीं है 12-13, ये मुझे धोखा लग रहा है। और ये धोखा इसलिए है कि हम और आप भी इसी दुनिया में, इसी शहर में हैं। आप चलें मेरे साथ, पेरिशेबल एसेंशियल आइटम्स को देखें, आप चलें कहीं पर भी कोई चीज़ देखें, कोई स्पेयर पार्ट लेना हो, कोई टायर ट्यूब लेना हो, कोई जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं वो भी डबल प्राइसेस में हैं। अब तो एक पेंसिल भी 20 रुपए की हो गई है, जो 4 आने 8 आने में मिलती थी। हमारे टाइम में 4 आने 8 आने 2-4 रुपए की थी। कोई मामूली से मामूली दवाई लेने जाओ तो डबल प्राइस पर है। तो आप कहाँ से कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 11-12 पर आ गई है? मुझे तो अभी भी मुश्किल लग रहा है इतनी नीचे आना। और 150 बेसिस पॉइंट तक गवर्नमेंट के पास इलास्टिसिटी है। 100 बेसिस पॉइंट किया तो लोग डिसअपॉइंट होंगे, 150 किया तो थोड़े से मुतमईन होंगे, लेकिन 200 किया तो बहुत खुशियाँ दौड़ेंगी इन्वेस्टर्स में भी और पाकिस्तानी में। और अगर जफर साहब ये 150 या 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी होती है तो इसका मतलब फिर आसान लफ्ज़ों में क्या होगा? कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा? कितनी मजीद बिजनेस को जनरेशन में या बिजनेस एक्टिविटी को मजीद कितनी हेल्प मिल सकेगी? देखिए, हेल्प नहीं, ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन सिंबॉलिकली डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों का डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए हम गवर्नमेंट को इंसिस्ट करते रहे कि आप है ना हर मॉनेटरी पॉलिसी में एक सिंबॉलिक 50 बेसिस पॉइंट भी, तो हमें पता था उस टाइम मुश्किल है, लेकिन आप स्लोली सिंबॉलिकली करोगे ना तो लोगों को लगेगा कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया इंटरेस्ट। तो लोग जो हैं फिक्स इनकम की जगह वो वापस आएंगे रिस्की बिजनेस में, वो वापस इंडस्ट्रियों में लगाएंगे, वो वापस स्टॉक मार्केट में आएंगे, वो वापस अपने बिजनेसेस जो इन्होंने बंद करके या बेच कर फिक्स इनकम में चले गए हैं, वो वापस जाएंगे कि भाई अब फिक्स इनकम का कमाई सही नहीं है। और वैसे भी फिक्स इनकम को मोटिवेट करना या ग्रोथ देना, ये तो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, कॉन्सेप्चुअली भी
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव कैपिटल सिक्योरिटीज हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अब उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में भी एक बड़ी कमी होगी और बिजनेस एक्टिविटी ग्रो करेगी। लेकिन अभी तक महंगी बिजली इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बनी हुई है। हुकूमत और IPPs में नए मुआहदे के लिए अब 24 शराइत तजवीज़ की गई हैं। माहिरीन और हुक्काम की जानिब से टैरिफ कम करने पर गौर मुस्तकिल जारी है। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब अब ये तमाम अफराद पहुँच गए हैं। हुकूमती माहिरीन और एहलकारों ने IPPs के साथ नए मुआहदे करने के लिए कैपेसिटी पर मबनी मॉडल से टेक एंड पे मॉडल की मुंतकली के लिए अब 24 शराइत तजवीज़ की हैं, ताकि सारिफ के इख्तितामी टैरिफ में बिल आखिर कमी लाई जा सके। कुछ IPPs के आला हुक्काम ने इस्लामाबाद में एक अहम इजलास भी किया, जिसमें वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि बिजली निर्ख की मौजूदा सतह ना तो सनतों और ना ही घरेलू सार्फिन के लिए मौजू है, लिहाजा बिजली पैदा करने वालों को हुकूमत के साथ ताउन करना होगा। पावर प्लांट से जमा की गई IPPs दस्तावेजात की तकनीकी माहिरीन पहले ही जांच पड़ताल कर चुके हैं, जिसका मकसद ईंधन की खरीदारी, मशीनरी और आलात की दरामद, इसके अलावा दीगर मुतल्लिका अखराजात में खामियों का पता लगाना है। पावर सेक्टर टास्क फोर्स का इजलास इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी में किसी खुफिया मकाम पर हुआ है, क्योंकि पावर डिवीजन में पहले इजलास में शिरकत करने वाले टास्क फोर्स के एक अहम रुकन इस मकसद के लिए इस्लामाबाद आने को तैयार ही नहीं थे। वाज़ेह तासुर है कि रवामा टैरिफ में कमी, CPEC के तहत कायम कोयले से चलने वाले और हाइडल चाइनीज IPPs के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग और पब्लिक सेक्टर पावर प्लांट्स के रिटर्न ऑन इक्विटी में कमी के हवाले से कुछ ऐलान किया जाएगा। तहम हुक्काम का यह कहना है कि इस मरहले पर टाइमलाइन देना थोड़ा मुश्किल है। एक दस्तावेज के मुताबिक जो असल दस्तावेज से नीम मुमासलत रखती है, यानी उसी की जैसी है, हुकूमत ने कैपेसिटी पर मबनी मॉडल की मुजव्वज़ा मुंतकली के लिए 24 शराइत तजवीज़ की हैं, जो मॉडल लेने और अदा करने के लिए जो मुंदरजा झेल हैं। ये आपको बताते हैं, आपके गोश गुजार जरा करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कम करके 10% कर दिया गया है, जिसके लिए पाकिस्तानी रुपए अमरीकी डॉलर इंडेक्सेशन 168 रुपए मुकर्रर की गई है। फिर नंबर 2, मजमून के मुसव्वदे में ROEDC का जिक्र नहीं किया गया था, जिसकी वजाहत की जरूरत है। नंबर 3 यह कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अखराजात गैर मुल्की और मकामी दोनों में 70% कमी की गई है, जिसमें पाकिस्तानी रुपए अमरीकी डॉलर इंडेक्सेशन 168 रुपए मुकर्रर की गई है। अगली यह है कि ताखीर से अदायगी की शरह 3 माह के काइबोर प्लस को 2% मुकर्रर किया गया है। जबकि नंबर 5 है कि मुआहदे में कंपनी के हुकूक को ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, जो अमल दरामद के मुआहदे और हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत के तहत थी। नंबर 6 है कि ईंधन के इंतजाम का बोझ कंपनी पर मुंतकिल कर दिया गया है। नंबर 7 तजवीज़ यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत ना होने की सूरत में वसूली गैर महफूज हो जाएगी। नंबर 8 है कि वर्किंग कैपिटल जुज़्व के लिए टैरिफ वापस ले लिया गया है। नंबर 9 तरसील की हद 101.5% तक हटा दी गई है और उसे 100% मुकर्रर किया गया है। नंबर 10 ये कि डिस्पैच हिदायत की शिक में तरमीम की गई है कि बिजली खरीदने वाला ऑपरेटिंग 1 के लिए फी घंटे की बुनियाद पर NEO और रिएक्टिव पावर की ज़रूरत को मुत्तला करेगा और 10 घंटे से ज़्यादा ना हो। नंबर 11 है कि शिक 9.3 और 9.5 को मनसूख कर दिया गया है, जिससे कंपनी के लिए जबरी लोड शेडिंग और शेड्यूल आउट लोड शेडिंग अलाउंस खत्म हो गया। अब नंबर 12 यह है कि EPP के लिए इनवॉइसिंग को 30 दिन की मुकर्ररा तारीख के साथ 30 दिन में तब्दील कर दिया गया है। नंबर 13 ये कि सेक्शन 8 जो टेस्टिंग और सलाहियत की दर्जा बंदी से मुताल्लिक है, उसे खारिज कर दिया गया है। नंबर 14 कंपनी इंश्योरेंस के अखराजात बर्दाश्त करेगी। नंबर 15 है कि निफाज मुआहदे यानी IA के तहत टैक्स इस्तिस्ना और कानून में तब्दीली के फ़वाइद को कंपनी के लिए खारिज कर दिया गया है। नंबर 16 कंपनी के पास थ्रो आइटम का दावा करने का हक वापस ले लिया गया है। नंबर 17 है कि साबिक पावर परचेज एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 18 है कि CPPA के खुसूसी हुकूक के साथ टेक एंड पे का इंतज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। 19 नंबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को हर 3 साल बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस दरकार होगी। नंबर 20 ये है कि फोर्स मेजोर की शिकों को खारिज कर दिया गया है। नंबर 21 ये है कि 12 माह के नोटिस के साथ फरीक बगैर किसी जिम्मेदारी के मुआहदे को ख़त्म कर सकता है, सिवाय इसके कि इस तरह के खात्मे से पहले जिम्मेदारी पैदा हुई हो। नंबर 22 है कि PPA के तहत LD शेख अब दस्तियाब नहीं होगी। नंबर 23 ये है कि PPA के तहत तनाज़ात के हल का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है, जिसके तहत अब तनाज़ात को किसी माहिर या इस्लामाबाद की अदालतों के ज़रिए हल करने की ज़रूरत होगी। और आखिरी यानी नंबर 24 ये है कि शेड्यूल और तकनीकी हुदूद को वापस ले लिया गया है, क्योंकि वो तरमीम शुदा PPA के साथ मुंसलिक नहीं थे। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वली साहब रिसर्च फेलो हैं डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये तजावीज़ इन पर क्या मुआहिदा आने वाले दिनों में IPPs के साथ पिछले मुआहिदों की रीनेगोशिएशन या नए मुआहिदे इस बुनियाद पर हो सकेंगे? इससे टैरिफ में कितनी कमी आ सकती है? सिस्टम कितना बेहतर हो सकता है? क्या राय है आपकी इस पर? देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि ये जो है इसका तवील मुद्दती हल आपको चाहिए और ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा। ये जो भी पोटेंशियल शिक जो आप जिक्र कर रहे थे, शिक बाय शिक, ये एक अच्छा इकदाम होगा राइट डायरेक्शन में। लेकिन इस पे देखना ये होगा पाकिस्तान को कि क्या दोनों पार्टीज़ मुत्तफिक होती हैं इसमें, क्योंकि आपके जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं वो आपने चूँकि साइन किए हुए हैं और जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को
एक तरफा चेंज करने की बात करते हैं तो वो आपके क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट को जो है वो मुतासिर करता है। तो हमें दोनों फरीकैन को जो है वो टेबल पे आना होगा और मिल के इस सिचुएशन से जो है वो पाकिस्तान को निकालना होगा। यहाँ पे ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जो पाकिस्तान ने टेक और पे का जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, साइन किया हुआ था, उसकी वजह से हमने ये वाला जो क्राइसिस है ये देखा है। इसको बिल्कुल चेंज होना चाहिए। टेक और पे की बुनियाद पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इन डॉलर इंडेक्सेशन जो आपकी हुई भी है, इसने चूँकि हमारी जो पॉलिसी मेकिंग थी वो बड़ी शॉर्ट टर्म थी, सिर्फ और सिर्फ हमने लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए कैपेसिटी बिल्ड की, ना हमने ट्रांसमिशन साइड पे इन्वेस्ट किया और ना हमने इस तरफ इन्वेस्ट किया कि किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को नेशनल ग्रिड पे लेके आना है। तो कैपेसिटी बिल्ड होती गई। अब वो चूँकि आइडल पड़ी है कैपेसिटी, आपको उसके कैपेसिटी चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं। तो टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान की। एक ये कि किस तरह से प्रोडक्टिव डिमांड नेशनल ग्रिड में इंक्रीज़ करनी है ताकि आपके कैपेसिटी चार्जेस नीचे आएँ, और दूसरी साइड पे ये जो आइडल कैपेसिटी पड़ी है इसको किस तरह से आपने मार्केट पे सोल्यूशन ला के। ठीक है आबिद साहब, ये जो मुआहदात हैं ये नए आईपीपीज के साथ होंगे या पुराने के साथ भी नेगोशिएशन हो सकती है? एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें हुकूमत तो बड़े मुस्बत दिखा रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी है क्या वाकई महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है? और अगर आ चुकी है तो उसी मुनासबत से क्या इंटरेस्ट रेट में कमी होगी या नहीं? प्राइवेटाइजेशन का बड़ा एक अहम मौजू है जिस पर हुकूमत कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कोशिश भी हमें कामयाब होती नजर नहीं आ रही। PIA को प्राइवेटाइज करने की एक बार फिर एक फाइनल डेट अक्टूबर में दी गई है, लेकिन जो बिडर्स हैं, जो 6 बड़े प्लेयर्स खरीदार के तौर पर मौजूद हैं, वो हुकूमत की शराइत मानने से इस वक्त इनकारी हैं, चूँकि उनके सामने इन शराइत को मानना एक बड़ा चैलेंज है। 500 मिलियन की डॉलर्स के अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उसके बाद फ्लीट का भी साइज़ बढ़ाते हैं, फिर जो पैसा वो PIA की कीमत की मद में हुकूमत को दे रहे हैं, अगर वो पैसा वापस उस एयरलाइन पर नहीं लगता तो उनके नज़दीक फिर ये घाटे का सौदा होगा। तो अब अगर इन शराइत पर कोई डेडलॉक हो जाता है तो क्या प्राइवेटाइजेशन एक बार फिर डिले हो जाएगी? और सिर्फ एक इदारे के डिले होने का मकसद ये है कि आगे जो पूरी एक सीरीज़ है प्राइवेटाइजेशन की वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माहिर माशात भी हैं। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो प्राइवेटाइजेशन का ये बड़ा एक अहम मौजू है, PIA को एक टेस्ट केस के तौर पर ना सिर्फ मुल्की इन्वेस्टर्स बल्कि बैरून मुल्क इन्वेस्टर्स भी देख रहे होंगे। कितना ज़रूरी है हुकूमत को इसको बड़ा स्मूथली करना? अब ये नई शराइत लोकल इन्वेस्टर्स के सामने रख दी गई हैं, उनके लिए काबिल अमल है इसको मानना? देखिए अरबाब, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, निजकारी के बारे में जो हम देखते हैं कि मुल्क में मुख्तलिफ सतह पे इख्तलाफात देखते हैं, लेकिन ज़्यादा हम देखते हैं कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है जो हुकूमत के साथ है, इस वक्त खड़ी हुई है, आइनी ओहदे लिए हुए हैं, कैबिनेट में नहीं है, वो बड़ी भरपूर मुखालफत कर रही है। इस मुखालफत की वजह से आप देख लें कि हमने स्टील मिल को तो साइड पे कर दिया, PIA रह गया। और इसी दौरान आपने देखा कि 2 महकमों की बात हो रही थी, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की और PWD की, उस पर भी आप देख लें भाग गए हैं। आज बयान दिया गया पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में, राना तनवीर साहब ने, उन्होंने कहा जी कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही इसकी, तो इनको रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, लोगों को हम कोई नौकरियों से नहीं निकाला जा रहा। अब सवाल ये है कि चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी PWD करप्शन से भरा हुआ अदारा है, हमने बंद करना है, लोगों को फारिग करना है। तो तय हुआ है कि 1,50,000 जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको फारिग करना है। ये क्या वजह है कि आप उसको लेके बैठ गए? तो मुझे लगता है कि कंपल्शन सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा है। अब PI पे आ जाए, PI देखें एक मुद्दत से जो सूरत हाल PI के बारे में हो रही है, वो एयरलाइन जो हमने देखा जिसने बड़ी बड़ी एयरलाइन खड़ी की थी और इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हर दौर में हासिल की थी, अब आलम ये हो गया है कि ऑपरेशनली देखा जाए 20 से 22 जहाज़ रह गए हैं और 10,000 से ज़्यादा कहते हैं आज भी शायद वर्कर्स वहाँ पे हैं। और जिस अंदाज से रेगुलर बुनियादों पे नुकसान उसका हो रहा है, तो किसी ने सही कहा था कि जी 1 रुपये में भी PIA बिकता है या स्टील मिल बिकती है तो दे दें, ताकि मज़ीद घाटा जो है ना हर साल हो रहा है उसको रोक दिया जाए। अब यह कि 2 हिस्सों में इसकी प्राइवेटाइजेशन होनी है। अब कितने लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, और फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी देखी जा रही हैं कि हुकूमत वक्त शायद किसी को सपोर्ट भी करती है, किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रही होती, कौन है इसके एक्टिव प्लेयर। तो मेरा ख्याल है अब आखिरी बात तो यही है अरबाब के इसकी प्राइवेटाइजेशन हो जाए। और जो हम देखते हैं कि इसके सिक्योरिटी के इशूज़ हैं और तो हम देख लें, और 2 हिस्सों में हुकूमत रखेगी इसको। और ये हम देख रहे हैं कि एविएशन वाले जो है ना उनकी अथॉरिटी अपनी जगह रहेगी, और देखना है कि इसमें कौन सी एयरलाइन इंटरेस्टेड है, आना चाहेंगी। मेरा ख्याल है जिस तरीके से डिले वाली बातें आती हैं, इस हवाले से पॉलिसी बनती है फिर रुक जाती है, तो मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल प्लेयर इसमें आना भी चाहते हैं तो ज़ाहिर है वो भी आते हैं तो रुक जाते हैं।
अब बहरहाल इसका फैसला तो हो गया, अब चीज़ें आगे की तरफ जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है मंतकी अंजाम तक इसको ले जाना चाहिए ताकि आगे कोई बन सके। बात के अब 4 साल से प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, पीआई के बाद बाकी जो अदारे लाइनअप है, ये 1100 अरब की जो हेमरेजिंग अब सालाना देख रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, इसको रोका जाए। मेरा ख्याल है ये पहला इसको कहेंगे एक बहुत बड़ा स्टेप होगा ये पीआईए अगर आराम से किसी तरीके से इसके मेजॉरिटी शेयर या 26% शेयर जो भी प्लान कर रहे हैं वो दे दिए जाएं किसी को। लेकिन अभी तो जो शराइत हैं उन्हीं पर अभी मामला नहीं तय हो पा रहा ना, अभी तो ये 6 कंपनी सिर्फ फाइनल हुई हैं। अब इनसे जो डिमांड्स की जा रही हैं उनमें से अक्सर तो वो पूरी करना ही नहीं चाहते। वो ज़ाहिर है उनसे $500 मिलियन पीआई में इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, फ्लीट साइज़ में इजाफे का उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, मखसूस रूट्स पर ऑपरेशंस उनको जारी रखने का कहा जा रहा है। फिर वो ज़ाहिर नए अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वो फारिग भी करना चाहते हैं। नई मैनेजमेंट आएगी, वो अपने हिसाब से उस इदारे को लेकर चलाएगी, तो हुकूमत सारी शराइत को मनवा कर कैसे प्राइवेटाइज कर सकेगी? तो प्रोसेस को लेंदी किया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ शर्त पूरी हो जाए अरबाब, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी होगी। ये $500 मिलियन की जो बात है कि जो इन्वेस्टर आएगा उस पर इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट तो ब्रोक है ना, इट डजंट हैव एनी मनी टू इन्वेस्ट। तो वो यही है, इसी बुनियाद पे है कि जो ही कोई अगर हम देखते हैं कि कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाता है आके या किसी तरीके से आके इसको लेना चाहता है, तो वो तो बुनियादी तौर पे यही कहा जा रहा है कि $500 मिलियन का इनिशियल इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि इसको खड़ा किया जा सके। अभी भी देखें लीज पे जो हाथ दिए जा रहे हैं वो उनके पैसे देने के लिए आप हुकूमत के पास पैसे नहीं होते। कभी कोई जहाज़ हमारा मलेशिया में रोक दिया जाता है किसी बहाने, कभी किसी जगह। तो मेरा ख्याल है इसके लिए तो ये शराइत जो हुकूमत को खुद मर्द करनी पड़ेंगी। और $500 मिलियन वाला का जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो तो मेरा ख्याल है जब तक कोई इन्वेस्टर नहीं लेके आएगा तो मुझे नहीं लगता कि पीआईए जो है ना वो खड़ा हो सकेगा। या सवाल है कि इसको चलाने के लिए, लेने के लिए कुछ लोग आगे आएंगे। और अच्छा, मतलब ये इन्वेस्टमेंट क्या जो एक्चुअल उसकी कीमत है वो कीमत अलग होगी, ये इन्वेस्टमेंट अलग होगी, या ज़ाहिर है हुकूमत शायद ये कोशिश कर रही है कि कीमत अलग से वसूल करे और इन्वेस्टमेंट अलग करवाए, और ख़रीदार ये चाहेगा कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है वो उसी को दर हकीकत एक्चुअल कीमत समझा जाए और वो उसको इन्वेस्टमेंट कीमत में फिर वहाँ इन्वेस्ट कर दे। मेरा ख्याल है जो पीआई की हालत हो चुकी है अरबाब, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत एक टिकट में 2 मज़े ले सकेगी कि इन्वेस्टमेंट $500 मिलियन की अलहदा करे और ख़रीदारी के लिए पैसे अलहदा दे। तो मेरा ख्याल है बीच का रास्ता को हैमर आउट करना पड़ेगा कि जिससे इन्वेस्टमेंट भी आ जाए और थोड़ी बहुत जो है ना वो इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर भी लगाएं, पैसा भी इसके ऊपर लगाएं। तो मेरा ख्याल है बुनियादी सवाल इस वक्त यह है कि जो टाइम लाइन इसके लिए तय किया गया था उसके मुताबिक इसको जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करके और ये एक बड़ा भरपूर मौका दिया जा सके जो इन लाइन है। बाकी हम देख रहे हैं स्टेट कॉरपोरेशन में, उसके बाद आप देखने पावर कंपनी ने, डिस्कोज हैं, जिनकोज हैं, उनको करना है। और ऑन टॉप ऑफ इट मेरा ख्याल है जो हुकूमत को मुश्किलात पेश आ रही हैं वो अब पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही। पीपल्स पार्टी मुसलसल मुखालफत करती है। पीआई को आप देख रहे हैं प्राइवेटाइज करने के बारे में उनकी बड़ी राय है, अब थोड़ा खामोश हो गए, लेकिन वो नहीं चाहते हो। उसकी वजह यह है कि पीआई हो, स्टील मिल हो और जिस तरह से सब अदारों में सियासी तौर पे भर्तियाँ पीपल्स पार्टी ने की, MQM ने की, PMLN ने की, तो जाहिर है वो उनको लग रहा है कि सियासी तौर पे बैकलैश आएगा, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। यही वजह है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन हो, PWD हो, उनको फौरी तौर पे प्राइवेटाइज करने का इरादा हुकूमत जो है वो तर्क कर चुकी है। जी ठीक है। अब एहतशाम साहब 2 रोज़ के बाद पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट का भी ऐलान होना है 12 तारीख को, और बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है कि अब बिजनेस एक्टिविटी को अगर जनरेट करना है, अगर एक्टिव करना है, ग्रोथ कर इसमें को देनी है, तो अब इसमें एक बड़ी कमी इंटरेस्ट रेट में होनी चाहिए, चूँकि महंगाई तो हुकूमत खुद ये कोट कर रही है कि अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है, तो उस हिसाब से तो कोई 300-400 बेसिस पॉइंट्स की इस वक्त गुंजाइश निकलती है। आप क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी कमी करने इस वक्त हुकूमत और स्टेट बैंक जाएगा परसों? देखिए, आमतौर पे तो लोगों की तवक्कुआत है कि कम से कम 2% जो है ना इसकी कमी आनी चाहिए इंटरेस्ट रेट में। 19.5% इस वक्त है और महंगाई का जो हुकूमत खुद बता रही है 9.6% सिंगल डिजिट में आ गई, तो बहुत सारे लोग इसको चैलेंज भी कर रहे हैं। देखिए ना, महंगाई उस तरह देखी जाए तो महंगाई तो कम नहीं हुई। एक काम यही हुआ है कि बेस लाइन तब्दील की ना पिछले साल की, उसको मौजू बना के तो उन्होंने कर दिया। अदरवाइज रियल टर्म तो आप देख लें महंगाई में, तो मुझे नहीं लगता, आए रोज़ आप देख लें महंगाई में इजाफा ही हो रहा है। हुकूमत जो बास्केट बनाती है, जो स्ट्रेटजिक डिवीजन से चीज़ें आती हैं, 2-4 छोटी मोटी चीज़ें कम दिखा देते हैं, वरना मार्केट में चले जाएँ, मतलब जो छोटी मोटी अंडे, डबरोटी, दूध, ये वो किसी में कमी नहीं आई, मुसलसल उसमें थोड़ा थोड़ा इजाफा होता चला जा रहा है। बहरहाल ये एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है। हुकूमत में लगता है कि इस लिहाज से तो फंस गई है कि अभी आप सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन को दिखा रहे हैं और आप इंटरेस्ट रेट आपने वही रखे हुए हैं। अब देखना यही है कि दबाव तो बड़ा है,
ये 19% पे से 19.5% से कम से कम 2% करें और फिर मेरा ख्याल है ग्रेजुअली इनको नीचे लाना चाहिए। और जो कहा जा रहा है कि ये 11-12% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि अगर आपने वाकई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। लोकल इन्वेस्टर भाग गया आपका, इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेके कौन बंदा है अरबाब इंडस्ट्री लगाएगा, और उसके ऊपर फिर जो सूरत हाल है, पानी बिजली गैस महंगी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग महंगा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो कैसे लोग आएंगे। तो मेरा ख्याल है इसको हुकूमत को रियलिस्टिकली इस पर सोचना चाहिए और इस पर मेरा ख्याल है स्टेट बैंक को फौरी तौर पर हुकूमत कहे कि जी कम से कम 2% अब बढ़ाए। ठीक है, चलें आने वाले दिनों में इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एहतिशामुल हक साहब, हमारी गुफ्तगू नाज़रीन की आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।